तो बच्चों हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गुरु मतलब होता है, मेगा मतलब होता है गुरु, माइक्रो मतलब होता है लघु। तो बच्चों लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणु या अंड कोशिका का निर्माण होने की घटना या निर्माण होने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लघु बीजाणु मातृ कोशिका को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जो कि द्विगुणित होती है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, द्विगुणित होती है। क्या अगुणित होता है, क्या द्विगुणित होता है, आपसे अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्या अगुणित होता है, क्या द्विगुणित होता है। ठीक है, प्लांट पार्ट्स का कौन सा भाग अगुणित और कौन सा भाग द्विगुणित होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बना दी है, शॉर्ट वीडियो है जो कि इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो और मेगा स्पोरोजेनेसिस को इंग्लिश में हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, देखिए बच्चों, भ्रूण कोश या बीजांड जिसे ओव्यूल बोलते हैं, भ्रूण कोश एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, इसके अंदर बच्चों अधोस्तरी या अधस्तरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट या अलग होकर के इन कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएशन होता है और ये दो कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएट होती हैं या अलग होती हैं। ठीक है बच्चों, पहला होती है भित्तीय कोशिका, दूसरा होती है बीजाणु जनन कोशिका। इसको ध्यान रखिएगा, अधस्तरी कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट होती है भित्तीय कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका में। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण, एमएमसी का निर्माण। तो बच्चों भित्तीय कोशिका जो होती है वह जहाँ है वहाँ ही बनी रहती है, जबकि जो बीजाणु जनन कोशिका, ये बीजाणु यहाँ होना चाहिए, मैंने गलत लिखा है बच्चों, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, इसको मैं सुधारता हूँ। बच्चों मैं इसलिए इसको पहले से लिख के रखता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको साथ लिखने बैठूँगा तो इतना सारा कंटेंट कवर नहीं कर पाऊँगा। एक क्वेश्चन में मुझे 1 घंटे लग जाएंगे या फिर 2 क्वेश्चन में 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देना और ज़्यादा चीज़ों को समझाना। मैं चीज़ों को 2 लेक्चर में किसी चैप्टर को नहीं ख़त्म करूँगा, प्रॉपरली जो भी कराऊँगा अच्छे से कराऊँगा। ठीक है, जिन चैप्टर को नहीं छूँगा तो नहीं छूँगा। देखिए बच्चों, ये बात मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता ये बात आपको भी पता होनी चाहिए और मुझे भी पता होनी चाहिए। आज 4 जनवरी 2026 है और आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो 23 फरवरी को है मेरे हिसाब से, शायद ऐसे कुछ है फरवरी में, तो मैं क्लियर नहीं, डेट मुझे याद है। तो बच्चों हर चैप्टर की क्वेश्चन करा पाना असंभव है। मैं इस बात की आपसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बच्चों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहेगा ही, अगर मैं सही सलामत रहा तो मैं आपको, आज 4 जनवरी है, मैं आपको बोर्ड पेपर 2026 22 फरवरी से पहले 20 फरवरी तक, 22 फरवरी तक, इवोल्यूशन तक, जैव विकास तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है। ठीक है, मैं बच्चों सारे चैप्टर नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, मैं चाह के भी नहीं करा पाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, मैं कराने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ कि 2 लेक्चर में 1 चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नंबर आप, मैंने ये नाम हो जाएगा मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे हर चैप्टर के और आपको समझ में कुछ नहीं आया। फिर आप जो क्वेश्चन आपको जिन चैप्टर के आपने पढ़े भी रहेंगे मुझसे,
वो भी नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चैप्टर कराऊँ अच्छे से कराऊँ, उनसे क्वेश्चन आए तो आप लोग उन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए होती हैं। देखिए बच्चों, जो चीज़ें जितना टाइम लेती हैं उनका बेनिफिट्स भी हमें उतना ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को टाइम देना सीखिए, ठीक है। आप किसी भी काम को पूरी मेहनत से करिए, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए। मास्टर सब अच्छे होते हैं, कोई मास्टर बुरा नहीं होता, कोई भी मास्टर बुरा किसी बच्चे का नहीं चाहते। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, वो जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किसी टीचर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हम सारे टीचर्स क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करते हैं, ना कि पेपर हम लोग बनाते हैं। पेपर बनाने के लिए जो बनाते हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वो जीआईसी के साथ टीचर होते हैं जो बोर्ड पेपर्स को स्टेट लेवल के पेपर को सेट करते हैं, या फिर वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं। मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं होते वो लोग, ठीक है बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, और दिन में एक काम ज़रूर करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, और पढ़ाई करते रहिए, डरिएगा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप चीज़ों को ज़्यादा सोचना, किसी ज़्यादा प्रेशर लेना ये बंद कर दीजिए। अब आपने जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इनको रिवाइज़ करिए, और टाइम आपके पास नहीं है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, सारे कुछ चैप्टर के क्वेश्चन करा पाना इम्पॉसिबल है। मैं हर जो भी चैप्टर कराऊँगा अच्छे से कराऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, और आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप नोट डाउन करिए इस चीज़ों को, और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो जो बच्चों अधोस्तरी कोशिकाएँ होती हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, और अधोस्तरी कोशिकाएँ डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं बीजाणु जनन कोशिका और भित्ति कोशिका में। भित्ति कोशिका क्या होती है, जहाँ रहती है वे वहाँ वैसे ही बनी रहती है, जबकि बीजाणु जनन कोशिका बच्चों बिना विभाजन के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या फिर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी होती है, जो कि डिप्लॉयड होती है, उसमें बदल जाती हैं। अब इनमें होगा मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन होगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस डिवीजन होगा, जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, या 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, और जो कि आपकी मियोसिस डिवीजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। यह प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इस प्रोसेस में मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस में 1 मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रो लिख दिया है मैंने, गलती कर दी है, यहाँ मेगा होना चाहिए। एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, उससे 2 हैप्लॉयड सेल्स प्राप्त होती है मियोसिस फर्स्ट के दौरान। और फिर स्टेप सेकंड होगी मियोसिस अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होगा। इस प्रोसेस में 2 हैप्लॉयड मेगास्पोर सेल से 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। चारों मेगास्पोर में से एक बचता है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक ही क्रियात्मक होता है या क्रियाशील होता है, या फिर फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो यूजुअली आपका सामान्यतः
क्या होता है कि चलेजल इंड। चलेजल इंड का मतलब होता है निभागी सिरे की ओर चला जाता है, निभागी सिरे की तरफ चला जाता है, निभागी सिरे की ओर चला जाएगा आपका यह। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड में होगा बच्चों मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स का निर्माण, मतलब विकास होगा मेगास्पोर्स का। देखिए बच्चों, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें माइटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन होगा, और यह समसूत्री विभाजन करके फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है, और फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर में होता है बच्चों न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो बच्चों सबसे पहले होगा मियोसिस, माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन, मतलब समसूत्री फर्स्ट डिवीजन। इसके फलस्वरूप हमें मियोसिस फर्स्ट मतलब समसूत्री फर्स्ट, माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप हमें 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे हमसे, हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, मियोसिस सेकेंड सॉरी माइटोसिस सेकेंड के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद आपके कितने 2 मिलेंगे, मियोसिस सेकेंड डिवीजन के बाद आपको मतलब समसूत्री द्वितीय विभाजन के फलस्वरूप हमें 4 न्यूक्लियाई प्राप्त होते हैं। मियोसिस माइटोसिस से थर्ड डिवीजन के पश्चात माइटोसिस थर्ड डिवीजन के फलस्वरूप हमें 8 न्यूक्लियाई बनेंगे या प्राप्त होते हैं। तो कुल 3 माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप हमें जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु का विकास हुआ, कुल 3 समसूत्री विभाजन हुए, जिसके फलस्वरूप हमें या हमने क्रियात्मक गुरु बीजाणु का विकास कराया। और 2 मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हुई इसमें, किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 समसूत्री 2 अर्धसूत्री की जरूरत हुई इस बार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है या अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। कितने आपको अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत हुई मेगास्पोरोजेनेसिस में, और कितने समसूत्री विभाजन की जरूरत हुई। तो 3 समसूत्री 2 अर्धसूत्री की ज़रूरत पड़ी हमें। अब पहले स्टेप में क्या हुआ था भाई बच्चों, माइटोसिस डिवीजन हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियर अरेंजमेंट होता है। माइटोसिस डिवीजन में 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। ठीक है, तीनों के फलस्वरूप हमें 8 कोशिकाएं, 8 न्यूक्लियाई मिलते हैं। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, मेगागैमेटोजेनेसिस में आपका न्यूक्लियर अरेंजमेंट होता है, मतलब कि जो 8 न्यूक्लियाई बने हुए हैं इन न्यूक्लियाओं का अरेंजमेंट होगा, व्यवस्थीकरण होगा, मतलब इन बीजाणुओं का, गुरु बीजाणुओं का को अपने स्थान पर बैठाया जाएगा। तो बच्चों 3 एंटीपोडल सेल जिसे कि हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, यह चैलेजल इंड जो कि निभागी सिरा होता है उसके पास चली जाती हैं, अरेंज होती हैं। 2 सिनर्जिट और एक सेल, सिनर्जिट मतलब सहायक कोशिका, एक सेल मतलब अंडक कोशिका है, ये दोनों माइक्रोपाइलर इंड की तरफ चली जाती हैं। माइक्रोपाइलर इंड का मतलब बच्चों बीजाणुद्वारी सिरा। ठीक है बच्चों, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 2 इंड पाए जाते हैं। ऊपरी सिरे को हम बोलते हैं चैलेजल इंड, नीचे वाले सिरे को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। चैलेजल इंड को बोलते हैं हिंदी में निभागी सिरा, और इसको बोलते हैं हम बीजाणुद्वारी सिरा बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड को। ठीक है, और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो सेंट्रल सेल मतलब कि बीच में जाके अरेंज्ड होते हैं, बीच में अरेंज हो जाएंगे बच्चों। अब स्टेप 4th और लास्ट स्टेप होती है बच्चों, इसमें क्या होगा, अब ये फीमेल मैच्योर अब ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है और यह फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो चुका है। इतना आपको लिखने की ज़रूरत है, इतना आप लिखेंगे अगर लघु बीजाणु जनन आपसे दीर्घ में पूछा जाता है तो। अब
इसे फिगर भी आपको बनाने की ज़रूरत है। फिगर नहीं बनाएंगे, अगर फिगर बना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा टीचर को। देखिए बच्चों, मैंने वही लिखा है, सेम चीज़ों को नोट डाउन किया हुआ है। देखिए बच्चों, ये मैंने दिखाया है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं आपकी, सॉरी, ये आपकी ये एम्ब्रियो शैक है, इसके अंदर ये अधोस्तरी कोशिका है, मतलब कि भ्रूण, सॉरी एम्ब्रियो शैक भ्रूण कोशिका बोलेंगे ना इसको हिंदी में। हाँ, देख लेते हैं एक बार, गलत ना बोलूँ मैं। हाँ, भ्रूण कोश या बीजांड है, इसके अंदर ये अधोस्तरी कोशिका है। यह विभाजित या पृथक होकर के डिफ्रेंशिएट होती हैं, पृथक होकर के दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएंगी। पहला है कि भित्ति कोशिका, दूसरा बीजाणु जनन कोशिका। बच्चों देखिए, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। यह भित्ति ऐसे ही बनी रहेगी, भित्ति कोशिका, और गुरु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 उसमें बदल जाएगी, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 2 स्टेप में एक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये बीजाणु जनन कोशिका है, इसमें हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट, ये भित्तीय कोशिका ऐसी ही बनी रहेगी। तो मियोसिस बीजाणु जनन मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 सेल्स बनी। ठीक है, दोनों हैप्लॉइड, फिर इनमें हुआ मियोसिस सेकंड और 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। चारों हैप्लॉइड में क्या होता है बच्चों, बड़ी दुख की बात है कि बेचारे तीनों ये डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही क्रियात्मक बचता है। अब इस क्रियात्मक लघु बीजाणु में का होगा मेगागैमेटोजेनेसिस, मतलब समझ रहे हैं आप, गुरु बीजाणु या फिर बोल सकते हैं गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद, मतलब इसका गुरु बीजाणु मेगागैमेटोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, गुरु बीजाणु युग्मकों का निर्माण, मेगागैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गुरु बीजाणु युग्मकों का निर्माण होगा। आप इंग्लिश टर्म ही याद करिएगा, गुरु बीजाणु युग्मक क्या, या ये भी लिख सकते हैं, या मेगागैमेटोजेनेसिस लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्रियाशील ये मैंने गुरु बीजाणु दिखाया है, इसमें मियोसिस फर्स्ट मतलब समसूत्री विभाजन फर्स्ट दिखाया, जिससे 2 कोशिकाएं बनी, 2 न्यूक्लियाई बनी। फिर मियोसिस सेकेंड फिर अर्धसूत्री माइटोसिस सेकेंड हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनी, 4 न्यूक्लियाई बने। मियोसिस थर्ड हुआ, माइटोसिस थर्ड हुआ, समसूत्री थर्ड हुआ, जिससे 8 कोशिकाएं बनी। अब इन 8 कोशिकाओं का होगा क्या, न्यूक्लियर अरेंजमेंट, कोशिकाओं सारे केंद्रकों का व्यवस्थीकरण होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है या होता है। ठीक है, 4 गुरु बीजाणुओं में 3 कोशिकाएं या 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, इनमें केवल एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। ठीक है, अब इन जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, इसमें होगा न्यूक्लियर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो बच्चों ये देखिए मैंने दिखाया है चैलेजल एंड, निभागी सिरा, ये एंटीपोडल, ये गोल गोल लड्डू जैसा जो है, ये लड्डू जैसी, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिट सेल्स, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, इन दोनों को संयुक्त अवस्था में क्या बोलेंगे, एक साथ मिला के हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। और एक लड्डू जैसा ही जो है बड़ा सा मोटा सा, इसको हम बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है, एक अंड कोशिका या एक सेल और 2 सिनर्जिट सेल्स मिलकर के एक अपैरेटस अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। यह आपका फिलीफ्राम अपैरेटस है। इस
इस सिरे को चलेजल इंड, इस सिरे को निभा मतलब माइक्रोपाइलर इंड या बीजांडद्वारी सिरा, इसको निभागी सिरा बोलेंगे। बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉलीगेमन टाइप का जो एम्ब्रियोशैक होता है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। और इसी को हम अलग शब्द में बोले तो ये बोल सकते हैं सामान्यतः मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय या सप्तकोशिकीय और 8 केंद्रकी होता है, संरचना में के रूप में पाया जाता है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस बात को आप इसकी पोलाइडी देखिए, स्टेप मैंने इसको सारणी के रूप में लिखा है कि देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगी उसकी पोलाइडी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की। फिर इसमें होता है मेगास्पोर में मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, एक बचेगा बेचारा। ये तीनों ये इसकी पोलाइडी हैप्लॉइड होगी, ये चारों जो बनेंगे, ठीक है। फिर इसमें होगा मेगागेमेटोजेनेसिस बच्चों। मेगागेमेटोजेनेसिस में माइटोसिस मतलब कि समसूत्री माइटोसिस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर का वो होगा, मतलब कि क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और ये हैप्लॉइड होगा। फिर एम्ब्रियोशैक का मैचुरेशन होगा जो कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। ये सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड हैं, ठीक है, कोई डिप्लॉइड नहीं है इनमें, जो लड्डू जैसे जितनी भी कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है। मैंने पोलाइडी भी लिख दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या हैप्लॉइड है क्या डिप्लॉइड है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी भी थी है। ये बता भी तो दिया मैंने क्या हैप्लॉइड थी क्या डिप्लॉइड है। देखिए बच्चों इस प्रोसेस में मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि मियोसिस 2 बार हुई, नंबर ऑफ 2 मियोसिस डिवीजन हुए, 3 समसूत्री हुए, जो कि कहाँ हुए हैं, मेगागेमेटोजेनेसिस में हुए हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में कितना हुआ है, 2 अर्धसूत्री हुए हैं, 2 अर्धसूत्री से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण हुआ है, जिसमें एक ही बचा है बेचारा। और मेगागेमेटोजेनेसिस में 3 समसूत्री हुई है, जिसके फलस्वरूप में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड बच्चों एम्ब्रियोशैक मिला है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो बच्चों इससे सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, या मैं इसमें मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के यूज करूँगा, आप पर डिपेंड करता है, कुछ हिंदी के वर्ड मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता जाऊँगा जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए। मैं मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, ताकि आपके को जो बच्चे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम ना होती होगी वो भी समझें, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का रीज़न ये है बच्चों कि आपको आगे चल के आप बीएससी वगैरह या अदर क्लासेस हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये टर्म्स आप सुने रहेंगे तो ये शब्द आपके लिए नए ना रहें, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा पर्पज़ यही था कि हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट करते हुए मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक बैलेंस बना के कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन की बात करें, जिसे मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट को। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होने की घटना को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। बच्चों स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आर्चिस्पोरियल सेल का गठन और विभाजन। बच्चों ये आर्चिस्पोरियल सेल क्या होती है, इसका हिंदी मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं सर्च करके इसे आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है।
आर्चिस्पोरियल सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। आर्चिस्पोरियल सेल बहरहाल मुझे तो भैया इसका कुछ पता ना चल रहा है, ये आर्चिस्पोरियल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं। सर्च करूंगा, मैं भी ढूंढूंगा किताबों में, तो मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपसे। तो बच्चों एंथर के अंदर हाइपोडर्मल लेयर में कुछ विशेष सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है। और ये सेल में होता है माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के यह दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी पैरेटियल सेल, जो कि एंथर वॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को बनाने। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को बच्चों हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। स्पोरोजिनस मतलब होता है गुरु बीजाणु, नहीं सॉरी, सूक्ष्म बीजाणु जनन से कोशिका, प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो इनसे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। तो बच्चों इसे मैंने शार्ट में लिख दिया है कि हाइपोडर्मिस लेयर में पाई जाती है आर्चिस्पोरियल सेल, जो कि मैंने लिखा भी है, ठीक है। हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल लेयर बोलो, दोनों एक ही बात होती है। इनमें हुई माइटोसिस डिवीजन, जिससे दो सेल्स बनी, क्या बनी, प्राइमरी पैरिटियल सेल जो कि एंथर वॉल बनाने के काम में आ गई, और प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल हो गई। मतलब अब बच्चों दूसरे स्टेप में माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी का गठन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल बड़ी होकर एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और एमएमसी जो होती है बच्चों डिप्लॉयड होती है। मैंने बहुत बार बताया आपको कि मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों द्विगुणित होती है। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। दो सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, एमएमसी में। और यह सेल जो होती है बच्चों, इसमें यह मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन करती है, ठीक है, के अंतर्गत। इसमें मतलब अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत यह विभाजित होती है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यह होता है कि गुणसूत्रों की संख्या या मात्रा में कमी, रिडक्शन का मतलब होता है, ठीक है। डिवीजन का मतलब विभाजन, मतलब ऐसा विभाजन जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या घट रही है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होता है बच्चों कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस करेगी ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाए। और मियोसिस फर्स्ट जो कि रिडक्शनल डिवीजन होती है, यह डिप्लॉयड एमएमसी, इसमें क्या होता है बच्चों कि डिप्लॉयड एमएमसी के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, लिखना चाहिए यहाँ मुझे, सॉरी, अलग होते हैं। अलग होते हैं लिखना चाहिए यहाँ, अलग होते हैं। अब भाव बन रहा है, ठीक है। समान जात गुणसूत्र अलग होते हैं। इससे आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मतलब हमें क्या मिलेगा, दो हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, किससे, मियोसिस फर्स्ट के बाद फिर होगा मियोसिस सेकंड जो कि इक्वेटोरियल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है या इक्वेटोरियल डिवीजन है। ये रिडक्शनल और इक्वेटोरियल क्या डिवीजन होती हैं इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा आगे, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए आप। देखिए
जो हैप्लॉइड सेल्स दो हमें मिली हैं, इनमें होगा मियोसिस सेकेंड, जो कि इक्वेटोरियल इक्वेशनल डिवीजन है इस, और मियोसिस सेकेंड होगा तो जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इनमें इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती है इसमें, और आउटपुट हमें 4 सेल्स 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 1 एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, स्टेप थर्ड में। अब स्टेप 4 आता है टेट्राड फॉर्मेशन। तो 4 माइक्रोस्पोर के समूह को टेट्राड कहते हैं। इन टेट्राड का अरेंजमेंट जो होता है बच्चों, व्यवस्थीकरण, इन टेट्राड का अरेंजमेंट विभिन्न प्रकार से होता है बच्चों, जैसे लीनियर होता है इन सूक्ष्म बीजाणुओं का अरेंजमेंट, और बच्चों टेट्राहेड्रल होता है, टी शेप्ड होता है, आइसोबाइलेटरल होता है बच्चों। तो जो अरेंजमेंट होता है इन माइक्रोस्पोर का वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हर अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है इसकी बात मैंने इससे मतलब कि पिछले वाली वीडियोस में की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कौन सा अरेंजमेंट मतलब टेट्राड अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उन वीडियो में मैंने प्रॉपरली डिटेल में बताया है। तो बच्चों स्टेप फिफ्थ होगी माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का विकास। तो हर माइक्रोस्पोर जो सूक्ष्म बीजाणु होता है वह अलग होकर के बड़ा होता है और पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। पोलन ग्रेन मतलब परागकण और मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मकोद्भिद। तो पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि जिसे ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसका कार्य होता है पोलन ट्यूब का निर्माण करना, और जनरेटिव सेल मैंने बोला था यही समसूत्री विभाजन करके आगे स्पर्म का निर्माण करेगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, जनरेटिव सेल में सेल डिवीजन होगा का न्यूक्लियस माइटोसिस समसूत्री विभाजन करके विभाजित होकर के 2 हैप्लॉइड सेल या 2 हैप्लॉइड स्पर्म सेल में बदल जाता है। अब मैंने इसे थोड़ा सा समराइज करके लिखा है बच्चों, उससे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। देखो बच्चों, स्टेज क्या होता है, स्टेज ये होती है कि हमारा आर्चिस्पोरियल सेल में प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल माइटोसिस डिवीजन कर करके 2 स्पोरोजेनिक सेल और पेरिथियल सेल में कन्वर्ट हो गई। और डिवीजन टाइप में ये हुआ कि प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल जो एक ये क्या हुआ कि स्पोरोजेनिक सेल बनाई माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनिक सेल में बदल गई, और ये पैरेथियल सेल बना दी एंथरवाल को। स्पोरोजेनिक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ। ठीक है, मियोसिस सेकेंड के बाद फिर हुआ इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो जिसके फलस्वरूप होता है स्पोरोजेनिक सेल और पैरेथियल सेल का निर्माण होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फिर होता है स्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट अर्धसूत्री द्वितीय, जिसके फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आर्चिस्पोरियल सेल से हमें 2 सेल्स बनी हैं। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होगा और स्पोरोजेनियस सेल और पेरिथियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्पोरोजेनियस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी, और ये पैरेथियल सेल एंथरवाल का निर्माण करेगी। ठीक है, अब बच्चों थर्ड में क्या होता है कि जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस
थर्ड स्टेप में क्या होता है या थर्ड स्टेज में क्या होता है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दो स्पर्म सेल में कन्वर्ट होता है। कैसे? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल में बदल जाता है। तो टोटल कितनी डिवीजन हुए बच्चों? देखिए बच्चों, दो तो समसूत्री विभाजन की जरूरत हुई हमें, दो समसूत्री विभाजन की जरूरत हुई, दो समसूत्री विभाजन की जरूरत हुई, एक आर्चिस्पोरियल सेल को बनाने में दो समसूत्री विभाजन की जरूरत हुई, एक आर्चिस्पोरियल सेल से स्पोरिजिनियस और पैरेथियल बनाने के, और एक जनरेटिव सेल से स्पर्म सेल को बनाने में, और एक बार डिवीजन हुआ क्या, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का। ठीक है, और मैं थोड़ा सा उसमें देख लेता हूँ इसमें कितनी डिवीजन की जरूरत हुई थी गुरु बीजाणु जनन में।